गुड मॉर्निंग। सभी लोग को स्वागत है हमारे ग्लोबल स्टडी चैनल पर। हम लोग आज देखेंगे 12th यानी इंटर आर्ट्स का जो हमारा विषय है राजनीतिक विज्ञान, उसका जो VVI जो हम लोग सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम सीरीज लेकर के आए हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, आज जो है चौथा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय का। इस तरह से आप सभी लोगों को 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं उनको दिसंबर लास्ट तक सारे दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय करा दिए जाएंगे और जनवरी में रिवीजन होगा और MCQ सिर्फ होगा। और दिसंबर महीना में आपको MCQ भी चलेंगे और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय भी होगा। और लघु जो भी आंसर राइटिंग है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दिसंबर तक सब समाप्त हो जाएंगे और बीच बीच में आपको MCQ भी मिलता रहेगा, तो घबराना नहीं है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि ये विषय नहीं हो रहा है, सभी हो जाएगा, दिसंबर तक सारा विषय आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा। ये आज हैंड राइटिंग है। तो देखते हैं कि क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं आप लोग को दे रहे हैं खुद से लिखा हुआ है, किसी गेस या किसी बुक का सहारा नहीं लिया गया है। उसमें आपको बहुत ही सरल शब्दों में और सटीक आंसर है, आप सभी लोगों को इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से एग्ज़ाम में भी जा कर के याद करके लिख करके आना है ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का राजनीतिक विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर होगा, सब लोग कॉपी पर क्या करना है, सभी लोग को नोट कर लेना है और वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना है ताकि आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो देखने से आपको बहुत सारे बातें हम जो हम बोलते हैं बताते हैं वो आप समझेंगे, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सहायता मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो हमारे संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में अभी वर्णन देखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसमें 2 बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक तो है नीति निर्देशक का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 4 में है और दूसरा यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वह किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी तीसरा पॉइंट हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक विस्तृत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक विस्तृत संवैधानिक दिशा निर्देश है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो है क्या, तो यह संवैधानिक क्या है, दिशा निर्देश है जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। इस दिशा निर्देश के अनुसार यह निर्देशित करती है सरकार को कि अपने नागरिकों को क्या है, दिशा निर्देश है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो ये जो कल्याणकारी जो नीति है, सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी जो नीति बनाने की बात कही गई है, जिसका मार्गदर्शन करती है नीति निर्देशक तत्व, तो किसके लिए, तो ये भारतीय नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए, यह नागरिकों की बात है, या नागरिकों के सामाजिक आर्थिक जो भी उसके कल्याण की जो बात होती है, शैक्षणिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो,
कोई भी कल्याणकारी बात यहाँ पे आती है तो किसके लिए आती है? भारत के नागरिकों के लिए। यानी भारत के नागरिकों के लिए सरकार का कर्तव्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, सभी को एक समान हर चीज उपलब्ध हो, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, ताकि वह अपना जीवन जो है, जीवन स्तर जो है अपना अच्छा रख सके, अपना और इज्जत प्रतिष्ठा से अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक प्रावधान किया गया है। और वो 36 से 51 तक क्या क्या है अनुच्छेद में, वो जब क्लास में होगा तो फिर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आगे जो है, आगे क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता, यानी इसकी विशेषता क्या क्या है। तभी हम लोग विशेषता देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है यह एक संवैधानिक दिशा निर्देश है। क्या है? यह एक संवैधानिक दिशा निर्देश है। किसके लिए? तो सरकारों के लिए। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती है, और दोनों का कर्तव्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। दूसरा, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नागरिक कल्याण के लिए निर्देशित है। यानी यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, यानी दोनों सरकारों के लिए क्या है? निर्देशित है, दिशा निर्देश है, जिसका प्रावधान 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसको उल्लेख किया गया है कि क्या क्या आपको नागरिकों के लिए क्या क्या नीति बनानी है, कल्याणकारी राज्य की किस तरह से स्थापना करना है, ये सारी चीजें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में क्या है? वर्णित है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या उसका आंसर क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ के नागरिकों को कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो, चाहे उसके जीवन के जो भी है, शैक्षणिक कल्याण हो, जो भी उसके क्षेत्र जीवन में आते हैं, सभी क्षेत्रों में उसको जीवन जीने के लिए कल्याण की बात कही गई है, यानी कल्याण हो उनके जीवन में। अगला चौथा पॉइंट है, सरकारों द्वारा इसके हनन पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में है। यानी ये जो अनुच्छेद 37 है, ये इसमें यह लिखा हुआ है, प्रावधान किया गया है, उल्लेख है कि अगर कोई राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां नहीं बना रही, नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, समान कार्य, समान वेतन और जो भी असमानता है उसको दूर करने के लिए एक प्रभावी नीति अगर नहीं बनाती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो उस जो है उस मैटर को, इस बात को न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? दाखिल नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट में कंप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पूर्ण रूप से यह राज्य का दायित्व है, राज्य के विवेक पर निर्भर है। ये बाध्यकारी नहीं है कि ये काम नहीं किया तो राज्य सरकार पर केस हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर केस हो जाएगा। ये राज्य सरकार की अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है कि वह करे या कैसे करे, न करे। अगर नहीं करती है तो कोई भी naगरिक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकती है। ये बात किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 37 में। यानी अगर हनन होती है तो न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायालय उसी समस्या या उसी बातों पर, पहलू पर हस्तक्षेप करती है जिस पर कानून बना हुआ है। तो ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य कोशिश करेगी, अपना जो नीति बनाएगी प्रभावी ढंग से बनाने के लिए अग्रसर होगी, प्रयत्न करेगी, लेकिन हो 100% ये जरूरी नहीं है। और इसमें हस्तक्षेप जो है कौन नहीं कर सकता है? न्यायालय नहीं कर सकता है। चल अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कर्तव्य है वो राज्य का मतलब राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि ये जो
नीति, ये जो नीति है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको लागू करना और प्रभावी ढंग से नीति बनाना, यह राज्य सरकार की कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। चलिए अब विशेषता देख लिए। अब देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य। विशेषता देख लिए, अब इसका उद्देश्य देखते हैं। आखिर क्यों ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये लाया गया। तो पहला देखते हैं, सभी नागरिकों को समान जीविका के अवसर प्रदान करना। यानी जितने भी राज्य के नागरिक है, देश के नागरिक है, सभी को एक समान जीविका मतलब रोजी रोजगार, आर्थिक आमदनी कमाने, रोजगार करने, व्यवसाय करने, नौकरी करने, यानी जीविका के अवसर प्रदान करना है। समान अवसर यानी इसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराना है। यानी यह पहला उद्देश्य है, सभी नागरिकों को समान जीविका का अवसर उपलब्ध कराना है, अवसर प्रदान करना है। दूसरा, धन और साधनों का समान वितरण। यानी देश के जो भी धन है, संसाधन है, उत्पादन का साधन है, जो भी है, उसका जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी नागरिकों तक एक समान रूप से हो सके, ये राज्य सरकार का क्या है? जिम्मेवारी है, और ये इसका मुख्य उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना। सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। सामाजिक समानता में मतलब जाति, धर्म, रंग भेद इत्यादि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसमें जो असमानता है उसको क्या करना है? समाप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। दूसरा, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब है कि नागरिकों में जो आर्थिक तौर पर कोई ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इस तरह से जो खाई है उसमें असमानता है, उसको भी समाप्त करना है। लेकिन अभी तक भारत इसमें शायद सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भारत में बहुत है अभी। तो इस पर सरकारों को अभी इस पर नीति बनानी है, इस पर काम करना है, अमल करना है। तो आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को क्या करना है? समाप्त करना है, इसका उद्देश्य। अगला उद्देश्य है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। यानी एक ही प्रकृति का कार्य, कोई भी स्त्री या पुरुष एक ही प्रकृति का कार्य हो, एक ही कुशलता का कार्य हो, तो दोनों स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना इसका उद्देश्य है। यानी हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि महिला है, स्त्री है तो उसे कम वेतन दिया जाए, और पुरुष है तो उसे अधिक वेतन दिया जाए। तो इसको भी क्या करना है? ये क्या है? इसका उद्देश्य है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, संप्रदाय के लोग हो, सभी को क्या करना है? समान कार्य के लिए समान वेतन देना उद्देश्य है। पांचवा है बालकों को बाल श्रम से संरक्षण देना है। यानी जो बालक है, जो अभी वयस्क नहीं है, 18 वर्ष से कम है, जो अभी पढ़ने की उम्र में है, तो उसे बाल श्रम के संरक्षण से, बाल श्रम से क्या करना है? संरक्षण देना है, बचाना है। यानी बाल श्रम का मतलब उसे जोखिम वाले कामों में नहीं लगाना है, मजदूरी नहीं कराना है, लेबर का काम नहीं करना है, या कोई भी ऐसा काम जो उससे जोखिम पहुंचा सके, उसे जीवन को समस्या में डाल सके, वैसा काम नहीं कराना है। ये भी किस उद्देश्य है? किसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। और इसके लिए सरकार जो है बहुत ही प्रभावी नीति बनाई हुई है, और वो अमल में भी है। इस पर सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगला है छठा नंबर 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह भी इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि 14 वर्ष तक के, यानी 0 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष, यानी जब 1 से लेकर के 14 वर्ष,
जैसे 0 से 14 वर्ष यानी जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है ना, 6 से 14 वर्ष होता है एक, 6 से 14 वर्ष तक। इससे पहले बच्चा आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में होता है। तो वहाँ भी बच्चे को क्या करना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य यानी देश के सभी बच्चों को, जो भी देश में जन्म लेता है बच्चा, जो भारत का नागरिक होता है, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक, यानी क्लास 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी है। और दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है और माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता का भी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो क्लास 8 तक यानी 14 वर्ष की आयु तक, उसे किसी भी हाल में शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। यह भारत के प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसे फ्री और यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों को ग्रहण करना अधिकार है, और सभी सरकारों को और माता पिता को ग्रहण कराना उनका कर्तव्य है। यानी सरकार तो सुविधा दे दी, अगर माता पिता एडमिशन नहीं कराए, नामांकन नहीं कराए, तो अपने कर्तव्य से क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि अपने लाल बाल को यानी अपने बच्चे को क्या करना है, दाखिला दिलाना है, ताकि वह बच्चा जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसके जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, वो उसे प्राप्त हो। तो ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। अगला है 7वां नंबर, एक समान न्याय व्यवस्था एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। यानी एक समान न्याय व्यवस्था, यानी न्याय की जो न्याय व्यवस्था यानी जो न्याय देने की जो प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है भारत में, वह सभी के लिए न्यायालय के सामने वह सभी आदमी के लिए एक समान क्या करती है, व्यवस्था है। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, किसी भी तरह के मतलब वह किसी भी लोग को जो भी है उनके लिए एक समान न्याय व्यवस्था प्रदान करती है। और जो गरीब है यानी जो फी नहीं दे सकती है, सरकारी वकील को फी नहीं दे सकती है न्यायालय को, तो वैसे लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री में उसको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके जो भी कोर्ट में जो बात चल रहा होगा उस पर सुनवाई होगा, और उससे क्या दिया जाएगा, उसे न्याय दिया जाएगा। यानी गरीब है, हमारे पास फी नहीं है, फी जमा करने के लिए कोर्ट फी, तो उसमें क्या देना है, निःशुल्क उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यह भी राज्य की जिम्मेवारी है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। अगला है ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का गठन ये अनुच्छेद 40 में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य में पंचायती राज संस्था का गठन करना। अगला है नागरिकों को सामाजिक न्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। यानी देश के यानी राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। ये सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सभी जो नागरिक है एक समान है, उनके साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उन्हें जाति एवं धर्म के आधार पर या किसी भी स्तर से शोषण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें अनुच्छेद 1 आता है, अनुच्छेद 17 है, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को रोकता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को क्या करता है, निषेध करता है। यानी अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता को क्या करता है, समाप्त करता है। अगला है नशीली दवाओं एवं मदिरा पान पर रोक। यानी वैसे नशीली दवा और मदिरा यानी दारू, शराब, अल्कोहल जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो वैसी स्थिति में इस पर रोक लगना
अनिवार्य होता है और इस पर रोक लगाना राज्य का जिम्मेदारी होता है। और इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। यानी शराबबंदी जो लागू है अभी बिहार में वह नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर ही लागू की गई है। ये कल्याण के लिए, राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए है, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका जो आमदनी हो वह भी सेव हो। बहुत सारे बात है इसमें। चलिए अगला है सभी को उच्च जीवन स्तर के लिए समान अवसर प्रदान करना है। यानी सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर देना कि वह अपना जीवन स्तर अच्छा कर सके, अच्छा से इज्जत प्रतिष्ठा से अपना जीवन यापन करे। वैसे सभी अवसर उन्हें सभी नागरिकों को एक समान मुहैया कराना, उपलब्ध करना राज्य की जिम्मेवारी है, यह उद्देश्य है। अगला है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। यह भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। अगला है सहकारी समिति का गठन करना। यह भी राज्य का क्या है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। अगला ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय यानी रोजी रोजगार का अवसर नए प्रदान हो और वो भी अपना आर्थिक तरक्की कर सके। अगला है बच्चे के स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। बच्चे जो जन्म लेते हैं वह उनका सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास के लिए उस सरकारों के क्या करना है, नीति बनाना है, जिम्मेवारी है। उस पर ध्यान देना है कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शारीरिक मानसिक विकास का जो भी देखभाल है वह सरकार का कर्तव्य होगा कि वह ये सभी सुविधा उपलब्ध कराए। और इसी के आधार पर जो आंगनबाड़ी है, सेविका वगैरह है, जो उसका CDPO का एक पोस्ट आता है, ये सब का जो है ये इसी के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा सभी आदमी अपने अपने कॉपी में। इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। और वीडियो को आपको देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि इसमें जो की पॉइंट बताया है आपको याद रहेगा। और अगर एग्जाम में उससे संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसे बना पाएंगे। तो वीडियो को देखना भी है और इसको नोट भी कर लेना है और वीडियो को एक बार दो बार अच्छा से ध्यान से देख लेना है। और इससे ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा आपको। अगर इससे संबंधित आया तो लघुत्तरीय भी आपको धरा जाएगा, दीर्घोत्तरीय तो ये है ही। तो इसको अच्छा से आप लोग को याद कर लेना है लिख करके इसी पॉइंट वाइज, और अपना तैयारी को अब अच्छा से करना है। आगे जो भी सब्जेक्ट है उसका हम फिर आगे लेकर के आएंगे, और तब तक आप लोग इसको अच्छा से देखिए, लिखिए और याद कीजिए। फिर हम अगला एक क्वेश्चन भी VI लेकर के आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।